वेलकम स्टूडेंट। आज हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर 5 जिसका नाम है प्लांट वाटर रिलेशन। वैसे हमको नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर हमें पढ़ना क्या है। यहाँ पर क्या बता रहा है कि प्लांट और वाटर का क्या रिलेशन है, यानी कि हमको यहाँ पर प्लांट के अंदर जो वाटर का या फूड का या मिनरल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किस किस मेथड से होता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे वो ट्रांसपोर्ट होता है, वो सब हमको यहाँ पर डिस्कस करना है कि उसके लिए कौन कौन से मेथड काम में आते हैं। ठीक है, उससे पहले आप सभी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और भी जिनको पढ़ना है या ज़रूरत है आप उनके साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब देखो यहाँ पर हमने लिखा है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट ऑफ वाटर मिनरल एंड फूड। वही चीज़ कि यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है कि प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, तो उसी को हमको डिस्कस करना। मेनली तो हम वाटर की बात करेंगे, लेकिन हम मिनरल और फूड के बारे में भी देखेंगे। उसके लिए हमारे पास सबसे पहला जो मेथड है वो है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न में क्या होता है कि यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि पानी का मूवमेंट कैसा होता है कि उसकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। इसका मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मात्रा। यानी जहाँ पर उसकी मात्रा ज़्यादा होगी, यहाँ पर अगर बहुत सारा पानी इकट्ठा हो रखा है और कहीं पर पानी नहीं है, तो वो जहाँ पर नहीं है उस तरफ वो मूव करना स्टार्ट करेगा। इसी को हम डिफ्यूज़न बोलते हैं। ठीक है, ये सिंपल मेथड है जो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत जगह देखते हैं। इसी चीज़ को हम डिफ्यूजन कहते हैं कि जहाँ पर अगर ज़्यादा पानी है और कहीं पर नहीं है तो वो क्या होगा, ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा। ये कोई भी चीज़, जैसे अगर आप रूम में अगर परफ्यूम आप ले रहे हो काम में, तो आप देखते हो कि आपके रूम से बाहर भी उसकी स्मेल पहुँचती है। उसका रीज़न क्या होता है कि आप जहाँ पर परफ्यूम यूज़ कर रहे हो वहाँ पर उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है, और जहाँ पर नहीं है तो वो क्या करता है, हमेशा अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से उसकी स्मेल जो वो रूम से बाहर तक भी पहुंच जाती है, जबकि आप रूम से बाहर नहीं गए फिर भी आपका परफ्यूम गया है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो यहाँ पर देखो मैंने डेफिनेशन लिखी है, मूवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सोल्यूट यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, मूवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। और सोल्यूट पार्टिकल जो कुछ भी हो सकता है, वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और गैस फॉर्म में भी। जैसे परफ्यूम के अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल है वो किस फॉर्म में है, तो हर चीज़ में वो अलग अलग हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो तब तक मूवमेंट करता रहता है जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, यानी साम्य नहीं आ जाता। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि जब दोनों जगह का जो कंसनट्रेशन है वो इक्वल हो जाए। ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा थी और जहाँ पर कम थी दोनों की 50-50 हो जाए। अगर मान लो कि पहले यहाँ पर एक जगह पर जो वाटर मॉलिक्यूल है, जैसे कि यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर है 100 और इस जगह पर 0 है, तो वो यहाँ से यहाँ मूव करना स्टार्ट करेंगे। और वो कब तक मूवमेंट करेंगे, जब तक दोनों जगह 50-50 नहीं हो जाते, यानी इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता, दोनों एक लेवल पे नहीं आ जाते, इक्वल नहीं हो जाते, उसी कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो जब तक इक्विलिब्रियम आता है तब तक डिफ्यूजन का प्रोसेस होता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक और चीज़ लिखी, पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस, नो एटीपी कंजप्शन। हम दो चीज़ें हम शुरू से पढ़ते आए, हमने 11th में भी पढ़ा है कि मूवमेंट जो होता है वो दो तरीके का होता है, पैसिव और एक्टिव। पैसिव का मतलब होता है जहाँ पर एनर्जी का कंजप्शन नहीं होता, यानी बिना एनर्जी के भी वो काम हो सकता है। और एक्टिव वो होता है जहाँ पर एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, बिना एनर्जी के नहीं हो सकता। तो देखो ये जो प्रोसेस है पैसिव है। पैसिव क्यों है, क्योंकि इसका मूवमेंट कैसा होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ होता है, तो इसमें हमको एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप ही वहाँ तक पहुँच जाएगा। लेकिन अगर इसका हम उल्टा कर दें, ठीक है, अगर हम उल्टा कर दें कि लोअर से हायर की तरफ कर दें, तो जहाँ पर पहले से कम मॉलिक्यूल है और वो और ज़्यादा की तरफ अगर हम उसको मूव कराएंगे तो वहाँ पर वो अपने आप नहीं जाएगा, तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ज़बरदस्ती एनर्जी देकर वहाँ पहुँचाना पड़ेगा। तो वहाँ पर क्या होगा, एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो मूवमेंट होते हैं ना, जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, पैसिव होते हैं। और जो इनके उल्टे होते हैं, जो लोअर से हायर की तरफ होते हैं, वो हमेशा कैसे होते हैं, एक्टिव प्रोसेस होते हैं। वहाँ पर एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी एनर्जी हमको वहाँ देनी पड़ती है। ठीक है, अब ये तो हमने डिफ्यूजन समझ लिया कि होता क्या है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, फैक्टर इफेक्टिंग। ऐसे कौन से फैक्टर है या ऐसे कौन से कारक है जिनकी वजह से डिफ्यूजन इफेक्ट होता है, यानी जिनकी वजह से डिफ्यूजन पे कोई भी फ़र्क हमको देखने को मिलता है। तो इसमें हम सबसे पहला क्या ले रहे हैं, टेम्परेचर। अब यहाँ पर देखो हमने लिखा है कि जब भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम या टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो डिफ्यूजन जो बढ़ता है। अगर आप किसी भी चीज़ को आप टेम्परेचर दोगे, गर्म करोगे, तो उसका डिफ्यूजन का प्रोसेस बढ़ जाएगा। यानी पहले वो जिस स्पीड से डिफ्यूजन कर रहा था अब वो उससे जल्दी जल्दी करने लगेगा। कोई भी चीज़ हो उसको, जैसे कि हम घर में जो खाना बनाते हैं, ठीक है, अगर आप उसको गर्म कर रहे हो तो उसकी स्मेल जल्दी पहुंचती है, कहीं भी उसकी स्मेल जल्दी पहुंचने लगती है। खाना बनता है तो हमको पता चलता है स्मेल से कि
बन रहा है। और वही अगर आप ठंडा है फ्रिज में रखा है बाहर निकला तो बिन उसकी स्मेल हमारे पास नहीं आएगी। तो वही सेम चीज़ है, अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करते हैं ना, तो टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं, सोल्यूट पार्टिकल जो होते हैं, उनका मूवमेंट फास्ट हो जाता है और उसकी वजह से डिफ्यूजन जो है वो हमेशा बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड है हमारे पास में डेंसिटी। अब हम सेकंड पढ़ रहे डेंसिटी। डेंसिटी के अंदर हमने लिखा है कि डिफ्यूजन जो होता है वो डेंसिटी के रूट और वो भी इन्वर्स के प्रोपोर्शनल होता है। यानी ये इसको हम बोलते हैं ग्राम्स लॉ। ग्राम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है कि डिफ्यूजन जो है वो डेंसिटी के रूट इन्वर्स के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं तो डिफ्यूजन कम होगा। ठीक है, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब अगर डेंसिटी को हम बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन जो वो कम होगा। तो ये ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न क्या होता है कि डेंसिटी का मतलब क्या है कि जैसे उसमें हम डेंसिटी ऐड करेंगे तो वो चीज़ जो भारी होती जाएगी, और जब कोई मॉलिक्यूल ज़्यादा भारी होगा, उसका वेट ज़्यादा होगा, तो वो अच्छे से डिफ्यूज़ नहीं हो पाएगा, या उसको मूवमेंट करने में या मूव करने में उसको ज़्यादा एनर्जी लगेगी, या वो नहीं कर पाएगा। तो इस कंडीशन में अपने आप ही क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन कम हो जाएगा। तो यहाँ पर डेंसिटी बढ़ते ही उसका वेट बढ़ने लगेगा, और वेट बढ़ने की वजह से वो इतना मूवमेंट नहीं कर पाएगा, और उस वजह से डिफ्यूजन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद में हमने थर्ड पॉइंट लिया है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका मतलब ये, कंसंट्रेशन का मतलब होता है मात्रा। अगर आप मात्रा बढ़ाओगे कहीं की भी, अगर पहले कहीं पे 100 मॉलिक्यूल है और वो डिफ्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, और अब आपने उनको 200 कर दिया, तो सिंपल सी बात है, दिखती सी कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी, वहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ रहे हैं, तो वो उनका डिफ्यूजन भी बढ़ेगा। वो पहले जहाँ पर 50 वहाँ पर मूव कर रहे थे, अब वो ज़्यादा मूव करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम किसी की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, उसकी मात्रा बढ़ा देते हैं, तो डिफ्यूजन बढ़ने लगता है। वो पहले जिस स्पीड से मूव कर रहे थे उससे ज़्यादा स्पीड से मूवमेंट करेंगे। ठीक है, फोर्थ है हमारे पास में सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब हो गया कि अगर कोई भी आपके पास सरफेस है जहाँ से डिफ्यूजन हो रहा है, तो पहले अगर इतनी सी सरफेस है और वहाँ से 50 मॉलिक्यूल सरफेस हो रहे थे, अब आपने सरफेस बढ़ा दी, आपके पास इतनी बड़ी सरफेस है, तो सिंपल है कि यहाँ से इतनी बड़ी सरफेस जो है वहाँ से ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है वो डिफ्यूज़ होंगे। तो जैसे ही हम सरफेस एरिया बढ़ा देंगे, उससे भी क्या होगा, हमारा जो डिफ्यूजन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के फ़ायदे क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए कैसे है। तो फर्स्ट तो यही हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमने 11th में बहुत सारे ऐसे एनिमल पढ़े जिनके अंदर रेस्पिरेशन भी जो है वो बाई स्किन की हेल्प से और डिफ्यूजन की मदद से होता है। बहुत सारे एनिमल्स में हमने पढ़ा है कि उनकी स्किन से डिफ्यूजन से होता है। मेंढक में भी हमने पढ़ा है, और भी बहुत सारे एनिमल्स में पढ़ा है। तो इस तरीके से हमको ये चीज़ समझ में आती है कि गैसेस का एक्सचेंज करने में, यानी CO2 और O2 का चेंज करने में डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, यानी ये रेस्पिरेशन में मददगार है। ठीक है, सेकंड इसके अंदर लिखा हमने रिलीज ऑफ वाटर वेपर इन इन्वायरमेंट। प्लांट के अंदर जो वाटर वेपर इन्वायरमेंट में रिलीज होती है, हम देखते हैं प्लांट के अंदर से जो पानी है वो वेपर की फॉर्म में जो बाहर निकल रहा है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पर उनका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और एक्सक्रीशन का भी एक मोड है, उसकी मदद से अंदर के जितने भी जो वेस्ट है वो भी उसके साथ पानी के साथ में बाहर आ जाता है। तो ये प्रोसेस भी किसकी मदद से होता है, सिंपल डिफ्यूजन के मेथड से। थर्ड हमने लिखा है पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल सॉल्ट। मिनरल और सॉल्ट इन सब का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो भी किससे होता है, डिफ्यूजन से। तो डिफ्यूजन इस तरीके से हमारे लिए है। उसके बाद में अब हमको पढ़ना है सेकेंड टाइप ऑफ मेथड, वो है ओस्मोसिस। एक हमने पढ़ा था डिफ्यूजन, और अब हम एक पढ़ रहे हैं ओस्मोसिस। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, दोनों सेम है। डिफ्यूजन में भी हम यही पढ़ते हैं कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो सोल्यूट पार्टिकल है उनका मूवमेंट होता है, और वो तब तक होता रहता है जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। इसमें भी सेम यही होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, और वो तब तक होता है जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाए। लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, यानी कोई भी ऐसी परत जहाँ पर बीच में हमारे पास में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और उस मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो हायर कंसंट्रेशन वाले पार्टिकल का लोअर कंसंट्रेशन वाले पार्टिकल की तरफ मूवमेंट होता है। इसे हम बोलते हैं ओस्मोसिस। यानी ये हमको ज़्यादातर जो लिविंग सेल्स होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि मेम्ब्रेन जो हमको वहीं पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो बस सिर्फ इतना सा फ़र्क आया इसके अंदर, एक वर्ड हमने ऐड कर दिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। वहाँ पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं थी, वहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन हो रहा था, और यहाँ पर क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन के आर पार जो है वो सॉल्यूट पार्टिकल का जो मूवमेंट वो हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखी है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू इक्विलिब्रियम।
जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता तब तक ये प्रोसेस होता रहता है। और फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर आई है कि वहाँ हमने बोला था सोल्यूट और यहाँ हमने बोला है सोलवेंट, दोनों में डिफरेंस है। जैसे अगर हम पानी लेते हैं और उसके अंदर अगर हम नमक घोल रहे हैं, शक्कर घोल रहे हैं, तो जो हमारा पानी है, जो मीडियम है, जो बेस है, वो क्या होता है, सोलवेंट होता है। उसके अंदर जो हम घोल रहे हैं वो सोल्यूट होता है, ठीक है। तो वहाँ पर सोल्यूट पार्टिकल का मूवमेंट होता है और यहाँ पर सोलवेंट का होता है, यानी जो चीज़ ज़्यादा होगी उसका मूवमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर और हमारे पास में हमें ये भी पता है कि हमारे पास में जो सबसे अच्छा सोलवेंट है, जो हमको ज़्यादातर देखने को मिलता है, वो वाटर ही होता है। तो यहाँ पर एक तरीके से हम वाटर के बारे में ही पढ़ रहे हैं, यानी यहाँ पर सिर्फ वाटर का मूवमेंट होगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। और वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर वाटर के अलावा फूड का या मिनरल्स का इनका हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हमने सोल्यूट लिखा था और यहाँ पर हमने लिखा सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक और चीज़ के थ्रू इसे समझाया है कि ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, ये हमारे पास में एक प्रैक्टिकल होता है जिसके अंदर हम ऑस्मोसिस देखते हैं, एंडो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो किशमिश होते हैं उनको पानी के अंदर डालते हैं, सूखे जो किशमिश होते हैं उनको पानी के अंदर डालते हैं। तो हम क्या देखते हैं, थोड़े टाइम बाद में जो किशमिश है वो फूल जाते हैं और उनका वेट इंक्रीज हो जाता है। और उसका रीज़न क्या होता है कि किशमिश जो है अंदर उनके पानी बिल्कुल भी नहीं है और उनको हमने पानी के अंदर रखा, तो इसका मतलब बाहर पानी है। यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बनाया इसको देखो, इस डायग्राम में मैंने यही दिखाया कि अंदर की तरफ किशमिश है और ये बाहर की तरफ जो है वो पानी है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जो बाहर जो है ना वो पानी की मात्रा ज़्यादा है और अंदर की तरफ पानी बिल्कुल भी नहीं। तो बाहर से सॉल्वेंट का मूवमेंट जो वो अंदर की तरफ होगा और किशमिश जो पानी की वजह से फूल जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड डायग्राम में हमको दिख रहा है कि किशमिश फूल गए। तो ये दिखाता है कि यहाँ पर ऑस्मोसिस हो रहा है। और यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कौन सी होगी, जो किशमिश की झिल्ली है वो, ठीक है, क्योंकि एक मेम्ब्रेन की थ्रू है। किशमिश के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और वहाँ से जो सॉल्वेंट है उनका मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हमको मूवमेंट कैसा दिखाई दे रहा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है। क्योंकि जो पानी है हमारा बाहर वाला, ये कैसा है, डाइल्यूट है और ये कहाँ जा रहा है, किशमिश के अंदर जा रहा है। तो किशमिश के अंदर जो मीडियम है वो कैसा है, कंसनट्रेशन है, कंसनट्रेट है। तो हम क्या देख रहे हैं कि डाइल्यूट से कंसनट्रेट की तरफ जो है वो मूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है। तो एक ये यहाँ पर दो वर्ड आए, इनको आप ज़रूर ढंग से याद रखना। यहाँ पर मैंने लिखा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो का मतलब होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन और हाइपर का मतलब होता है कंसनट्रेट सॉल्यूशन। क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले ही लिख दिया कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसनट्रेट सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाहर जो पानी है वो डाइल्यूट है और किशमिश के अंदर जो मीडियम है वो कंसनट्रेट है, वहाँ पर पानी नहीं है। तो डाइल्यूट से कंसनट्रेट की तरफ पानी का है जो मूवमेंट हो रहा है। तो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक और जो कंसनट्रेट होता है उसको हाइपरटोनिक। तो यहाँ पर हमारे पास में 3 डेफिनेशन आ गई है। एक तो हमने पहले पढ़ ली है कि इनका मूवमेंट कैसा होता है, हायर कंसनट्रेशन से लोअर की तरफ होता है बाई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू होता है। सेकेंड डेफिनेशन ये आ गई कि मूवमेंट जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसनट्रेट सॉल्यूशन की तरफ होता है। और थर्ड डेफिनेशन ये आ गई कि जो सॉल्वेंट का मूवमेंट है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ होता है। तो हमारी यहाँ पर 3 डेफिनेशन हो गई, इनको आप ज़रूर नोट करें क्योंकि तीनों ही डेफिनेशन पूछी जाती है। और आगे ये वर्ड जो ये बहुत ज़्यादा यूज़ में लिए जाते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो ये पता होना चाहिए इनका मतलब क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने दोनों बताएं, जो ओस्मोसिस होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है एंडो ओस्मोसिस और होता है एक दूसरा होता है एक्सो ओस्मोसिस। अब इनका जो डेफिनेशन है ना वो इनके नाम में ही है। एंडो का मतलब क्या, अंदर की तरफ, एक्सो का मतलब बाहर की तरफ। तो एंडो का मतलब हो गया कि जो मूवमेंट होता है वो अंदर की तरफ हमको देखने को मिला। जैसे इस डायग्राम में देखो, यहाँ पर मैंने वही सेम किशमिश वाला एग्जांपल लिया है। मैंने एक सूखी किशमिश जो पानी के अंदर रखी है, तो मैं क्या देख रही हूँ, बाहर से पानी का मूवमेंट अंदर की तरफ हो रहा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ। तो जब अंदर की तरफ होता है तो उसको हम बोलते हैं एंडोस्मोसिस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डाइल्यूट से कंसनट्रेट की तरफ हो रहा है, ठीक है, हाइपो से हाइपर की तरफ हो रहा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ, इसको हम बोलते हैं एंडोस्मोसिस। यानी जब भी आप ऐसा मूवमेंट देखते हो कि किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का मूवमेंट जो है, सॉल्वेंट का मूवमेंट जो है वो बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एंडोस्मोसिस, ठीक है। सेकेंड जो है वो मैंने बनाया एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस, इसको भी हम सेम किशमिश का एग्जाम्पल लेके ही समझ सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, एक बार तो हम क्या रखेंगे, सूखी किशमिश को हमने पानी में रखा तो किशमिश जो फूल गई, उसके अंदर पानी आ गया। सेकंड टाइम आप क्या करो, उसको शुगर सॉल्यूशन के अंदर रख दो। अब कंडीशन जो वो चेंज हो जाएगी। अब क्या है, किशमिश के अंदर पानी ज़्यादा है और बाहर पानी कम है,
क्योंकि बाहर क्या है, उसके अंदर हमने शक्कर घोल दी, वहाँ पर शक्कर ज़्यादा है लेकिन पानी कम है, ठीक है। बाहर वाला जो मीडियम हमने लिया ना, उसमें हम क्या करेंगे, खूब सारी शक्कर घोल देंगे, तो वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बहुत कम हो जाएंगे और शक्कर जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी सॉल्वेंट तो वहाँ बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और सोल्यूट जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, किशमिश के अंदर का पानी बाहर आने लगेगा और किशमिश जो फिर से पिचक जाएगी। तो ये सेम जो होता है ना प्रोसेस, ये होता है एक्जोस्मोसिस। ये मैंने डायग्राम यहाँ बनाया है। फर्स्ट डायग्राम में हमने क्या किया था, किशमिश को रखा था सूखी को पानी के अंदर, तो वो फूल गई। सेकंड में हमने क्या किया, उसी किशमिश को उठाकर शुगर सॉल्यूशन के अंदर रख दिया। ये जो आपके पास में है ना, ये शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर रखेंगे तो हम क्या देखते हैं कि शुगर सॉल्यूशन के अंदर शुगर ज़्यादा है, सोल्यूट ज़्यादा है और पानी कम है। तो इस वजह से क्या होगा, किशमिश के अंदर का जितना भी पानी वो बाहर निकलने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अंदर जो मीडियम है वो तो हाइपर हो गया और बाहर जो मीडियम है वो हाइपर हो गया, कंडीशन चेंज हो गई। यहाँ पर तो क्या था, यहाँ पर क्या था, बाहर मीडियम हाइपो था, अंदर हाइपर था, लेकिन यहाँ पर अंदर हाइपो मीडियम और बाहर हाइपर है। तो ये मूवमेंट जो होता है ये होता है एक्जोस्मोसिस। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे एक्जोस्मोसिस। अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ मूवमेंट करें तो उसे हम बोलेंगे एंडोस्मोसिस। अब यहाँ पर भी हमको इम्पोर्टेंस देखनी है कि ओस्मोसिस का क्या क्या फ़ायदा है और ये हमको क्या कहाँ पर यूज़ आता है। तो इसमें हमने सबसे पहले लिखा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू रूट हेयर्स। रूट हेयर जो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं वो ओस्मोसिस के थ्रू ही करते हैं, क्योंकि हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा है कि पानी को एब्जॉर्ब करना बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो रूट हेयर जो है उनके अंदर क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है और उस मेम्ब्रेन के थ्रू पानी जो है वो ऊपर चढ़ता है। तो रूट हेयर से पानी का एब्जॉर्प्शन करना क्या है, ओस्मोसिस ही है। सेकंड जो है ना वो हमारे पास में है टर्जिडिटी ऑफ सेल। टर्जिडिटी का मतलब होता है फूलना। किसी भी कोशिका का जो फूलना है वो इसी के कारण होता है। जैसे ही किसी कोशिका के अंदर पानी जाएगा, और पानी कैसे जाएगा, ओस्मोसिस के थ्रू। अगर कोशिका की बात आ गई, किसी भी लिविंग सेल की बात आ गई, तो वहाँ पर ओस्मोसिस होगा, डिफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर क्या हो गया, हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऐड कर दी। उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन है, उसके चारों तरफ प्लाज्मा झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है। प्लांट की बात करेंगे तो कोशिका भित्ति है। तो वहाँ पर जो मूवमेंट होता है वो ओस्मोसिस ही होता है। तो जब भी कोई कोशिका फूलती है, वो टर्जिड होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल एंटर करते हैं। तो उसका फूलना जो होता है, उसकी टर्जिडिटी जो होती है वो ओस्मोसिस की वजह से होता है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, कई बार सेल का फूलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लांट की स्ट्रेंथ के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो इसलिए टर्जिडिटी जो है वो ओस्मोसिस की वजह से होती है। थर्ड है हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर वन सेल टू अनदर सेल एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट। अब देखो, रूट हेयर ने पानी अंदर ले लिया, लेकिन वहाँ से लेकर लीफ तक पहुँचना, यानी प्लांट के अंदर पानी कहाँ से एंटर किया है, रूट से, जड़ों से, और अब हमको पत्तियों तक पहुँचाना है। तो उसके लिए मूवमेंट कैसा होता है, एक सेल से दूसरी सेल तक पानी पहुँचता है। पहले एक सेल ने पानी लिया, जब वो पूरी टर्जिड हो जाएगी, फूल जाएगी, तो वो अपना पानी पास वाली सेल को दे देगी, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पानी का मूवमेंट हो रहा है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स हो रहा है। दोनों सेल के पास में मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है। तो यहाँ पर ये जो मूवमेंट होता है ये ओस्मोसिस होता है, यानी रूट हेयर से लेकर पत्तियों तक पानी जो पहुँचता है ये भी ओस्मोसिस के थ्रू ही होता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पानी का पहुँचना। थर्ड जो हमने लिखा वो लिखा डेवलपमेंट ऑफ यंग सेल्स। जो भी यंग सेल्स होती है, जो भी न्यू बनी है, उनका डेवलपमेंट जो होता है वो ओस्मोसिस से होता है। वो ओस्मोसिस से ही मिनरल एब्जॉर्ब करती है, ओस्मोसिस से वो वाटर एब्जॉर्ब करती है। तो ओस्मोसिस की वजह से उनकी ग्रोथ होती है और उनका डेवलपमेंट होता है। फोर्थ मैंने लिखा प्लांट रेजिस्ट अगेंस्ट फ्रीजिंग। प्लांट जो है ना वो अपने आप को बचाने के लिए वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन इसी मेथड से करते हैं, जैसे अपने आप को फ्रीजिंग से बचाने के लिए, यानी अगर टेम्परेचर लो हो गया बहुत ज़्यादा और वो जमने लग गए हैं, या टेम्परेचर हाई हो गया बहुत ज़्यादा, तो उस कंडीशन में अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, अपने अंदर, जैसे अगर मान लो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो गया, सर्दी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्लांट जो है वो ओस्मोसिस जल्दी जल्दी करने लगेगा। ओस्मोसिस का मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिका के पास पानी पहुंचेगा, दूसरी से तीसरी के पास पानी पहुंचेगा। इससे क्या होगा कि उसके अंदर उसका टेम्परेचर मेंटेन होता है, उसके अंदर गर्मी पैदा होती है, तो वो इस तरीके से अपने आप को फ्रीज होने से बचाता है, ठीक है। तो प्लांट अपने आप को जमने से बचाता है, और ये किसकी वजह से होता है, ओस्मोसिस की मदद से। जैसे हमारी भी बॉडी क्या करती है, सर्दियों में हमारी बॉडी कांपने लगती है, तो वो क्यों होता है, क्योंकि हमारी मसल्स काम कर रही है, और मसल्स काम करेगी तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो हमको सर्दी नहीं लगेगी। तो सेम वैसे ही प्लांट क्या करते हैं, ओस्मोसिस करते हैं, एक सेल से दूसरी सेल के पास पानी पहुंचेगा, दूसरी से तीसरी के पास सारी सेल्स वर्क करेगी, तो इससे क्या होगा, वहाँ पर हीट जनरेट होगी, तो इससे वो फ्रीज होने से बचेगा।
तो ये भी प्रोसेस में ऑस्मोसिस ही हेल्पफुल है। तो यहाँ पर अभी तक हमने प्लांट वाटर रिलेशन, प्लांट जो हमारे पास चैप्टर है उसके सिर्फ 2 टॉपिक डिस्कस किए, एक डिफ्यूजन और एक ऑस्मोसिस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप इस वीडियो को लाइक करें और बाकी सब तक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।